नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए मॉडल प्रश्न नंबर सेट यानी फ्रेंड्स क्लास 10 के लिए साइंस के मॉडल सेट नंबर लेके आया हूँ 1, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का जो सेशन होगा फ्रेंड्स, आप लोग का 2021-22 के सेशन का आप लोग देख सकते हैं, वो भी सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोग का एग्जामिनेशन डेट दे चुका है, यानी फ्रेंड्स 24 फरवरी से आप लोग का 24 मार्च से आप लोग का पेपर स्टार्ट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में पूरे बता दिया था। देखिए कुल प्रश्न जो होंगे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कुल जो प्रश्न की संख्या होगा 19 होंगे, जिसमें 1 से लेकर 7 तक होंगे ऑब्जेक्टिव हो गए। इनमें से केवल आप लोग को 5 को उत्तर देना है, क्लियर है। और सभी के लिए मैक्सिमम मार्क्स 2 होंगे, क्लियर है। और एक वाक्य में आंसर लिखना, आप लोग को एक वाक्य में आंसर देना। और सभी के लिए अधिकतम मान कितना, 2 अंक है। 8 से 14 जो होंगे वो फ्रेंड्स 5 प्रश्न होंगे, और उसके लिए जो आप लोगों को प्रश्न के आंसर होंगे 3 अंक के होंगे, आप 50 शब्द में लिखने होंगे। इसके साथ साथ देखिए लास्ट यानी 15 से लेकर 19 तक जो प्रश्न होंगे, 15 से जो 19 तक होंगे फ्रेंड्स, 3 प्रश्नों के उत्तर जो कि 100 शब्दों में लिखना है, और यह 5 मार्क्स के होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन, ये आप लोग को केवल एक लाइन में लिखना है, इसका आंसर ऐसा होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है फ्रेंड्स, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा जो होता है फ्रेंड्स, कुलॉम होता है। क्या होता है, कुलॉम होता है। इससे आप लोग लिख सकते हैं कुलॉम, क्लियर है। इसका संकेत होता है सी। इसके साथ साथ इसमें एक और क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए 1.6 इंटू 10⁻19 कुलॉम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कुलॉम होता है, क्लियर है। ये आप लोग लिख सकते हैं, ये पहला का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आता है विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू बराबर होता है IT, क्लियर है। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर का प्रयोग, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या हो रहा है, वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने के लिए की जाती है। तो देखिए वोल्ट मीटर जो होता है वह विभवांतर मापने के लिए की जाती है, विभवांतर। क्वेश्चन आता है किसके लिए मापी जाती है, तो विभवांतर। अब विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो फ्रेंड्स वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। इसी में देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन क्या लिख रहा है, किसी विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है, किसी विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, हमेशा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया था। और समांतर क्रम को हम लोग इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसके साथ साथ पार्श्व क्रम भी कहते हैं, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए क्या लिखा है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे धातु लिख रहा। तो मैं एक क्वेश्चन से 2 खींच देता हूँ। सबसे पहले देखिए, द्रव अवस्था में बोलेगा तो देखिए एक होता धातु, एक होता अधातु, एक होता धातु, एक होता अधातु। तो अगर धातु की बात करेगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक धातु होता है एक और धातु, लेकिन इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख रहा है आपका धातु का। तो देखिए अगर धातु की बात करेगा ना, तो धातु में आप लोग लिखिएगा, आप लोग मरकरी, यानी जिसका संकेत होता है Hg, क्लियर है। और अधातु बोलता है तो ब्रोमीन लिखते हैं, यानी Br, क्लियर है। अगर द्रव अवस्था में पाई जाने धातु का नाम बोलेगा तो Hg लिखेंगे, जो कि पारा मरकरी का होता है। और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन Br, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए क्या लिख रहा है, एल्काइन। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है मैं लिख देता हूँ, ताकि जरा सा भी आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है फ्रेंड्स, देखिए मैं लिख देता हूँ CnH2n-2, CnH2n-2, क्लियर है, ये होता है। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C होंगे। अब इसको जोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यानी इस स्टेप से बना सकते हैं। और ये जो सूत्र निकल के आया, यानी ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ ना, ये आपका जो स्ट्रक्चर है यह किसका हो जाता है, देखिए मीथ इथिन का, ये ठीक है, इथिन का है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है। अब देखिए अगर क्वेश्चन आता है अल्काइन, ये अल्काइन जो है ना किस श्रेणी का सदस्य है। तो अल्काइन जो है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। देखिए पौधे बोल रहे हैं मेंडल ने। सबसे पहले याद रखिएगा, मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहते हैं, यानी बोलेगा अनुवांशिकता विज्ञान के जनक कौन है, तो मेंडल को कहते हैं, क्लियर है। इसे ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल आप लोगों को किस पौधे का यूज किया था। तो इसका यूज जो किया था मटर के पौधे का, किस पेन का यूज किया था, मटर के पौधे का, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को ये जानना जरूरी है कि जैव निम्नीकरण क्या होता है। निम्नीकरण का अर्थ होता है छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ना। देखिए सबसे पहले वे अपशिष्ट पदार्थ, ध्यान दीजिए, वे अपशिष्ट पदार्थ, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, वे अपशिष्ट पदार्थ
देखिए जैव यानी होता है जीवन, यानी कि वैसे अपशिष्ट पदार्थ जिसका जैविक अपघटन होता है, यानी जिसका जैविक अपघटन होता है उसे बोलेंगे जैव निम्नीकरण। जैसे आप लोग जैसे लिख सकते हैं घास, गोबर, ठीक है फ्रेंड्स, कागज, उसके साथ फलों, सब्जी, अगर ये सब चीज़ को हम लोग वायुमंडल या पर्यावरण में फेंकते हैं तो ये घुल जाता है, अर्थात वायुमंडल में मिश्रित हो जाता है, मिट्टी में जाकर ये घुल जाता है, इसी को बोलते हैं जैव निम्नीकरण। क्लियर है? वैसे आप लोग ये भी बता सकते हैं जैव निम्नीकरण जो होता है ना, जैव निम्नीकरण यानी कि देखिए जिसका हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग को यूज करते हैं उसी को बोलते हैं। क्लियर है? तो एक उदाहरण देना था, तो इसका उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, केला का छिलका भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में केला का छिलका भी लिख सकते हैं, उसके साथ साथ सब्जी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके साथ गोबर भी लिख सकते हैं। ये सब आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए निर्भर होते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। सबसे पहले देखिए उत्पादक होता क्या, देखिए देखिए पोषी स्तर आप लोग पढ़ोगे तो देखिए उत्पादक, एक होता है उत्पादक, तो उत्पादक जो अपने ऊर्जा के लिए जो निर्भर होते हैं वह दो चीज़ पे निर्भर होते हैं। पहला होता है CO2 गैस पे, और उसके साथ साथ H2O पे होते हैं, और लास्ट जो तीसरा होता है वो अल्ट्रा वायलेट यानी सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। यानी कि इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बोला उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, और अल्ट्रा वायलेट रे। क्लियर हुआ? इसी पे वह निर्भर रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक को हम लोग स्वयं पोषी भी कहते हैं। ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं एक साथ दो तीन क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी फ्रेंड्स अब सेक्शन बी आ गया। तो देखिए सेक्शन बी क्या है, देखिए इसमें केवल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, आंसर एनी 5। अब देखिए इसमें जो था ना ऑब्जेक्टिव में, इसमें भी केवल 5 का देना था, सभी का नहीं, केवल 5 का देना है। इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग, मैं तो सब बता रहा हूँ, इसमें केवल 5 का जवाब देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला फ्रेंड्स, एक एम्पियर को परिभाषित करें, एक एम्पियर को परिभाषित करें। तो देखिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, क्यू बराबर होता है IT, यानी कि देखिए यानी चार्ज का फॉर्मूला होता है IT। तो हम लोग देखिए यहाँ से निकालना एम्पियर, तो देखिए आई इक्वल टू लिख सकते हैं फ्रेंड्स क्यू बाई टी लिख सकते हैं फार्मूला, बिल्कुल। अब देखिए फार्मूला निकाल रहा हूँ, क्यू यानी होता है चार्ज, चार्ज कैसे मतलब कुलॉम, और टी से होता है समय, समय कैसे मतलब होता है सेकेंड, यानी फ्रेंड्स कुलॉम पर सेकेंड, यानी कुलॉम पर सेकेंड इज नो एज एम्पियर। यानी कि एक कुलॉम, देखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, एक कुलॉम पर 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। इसे आप लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है? नहीं तो मैं लिख देता हूँ साफा तोड़कर, देखिए और 1 एम्पियर को डिवाइड करें ना, तो लिखेंगे आप लोग 1 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। इसे इतना लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसी में क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग के लिख रहा, देखिए यहाँ पे दे किसी परिपथ में धारा की गणना करें, यानी 500 आवेश है 10 मिनट है, तो हम लोग यहाँ धारा निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे धारा का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी मैं बताने का प्रयास किया था, क्यू का फॉर्मूला होता है IT। अब देखिए आई का वैल्यू कितना दिया, देखिए आई यानी करंट का वैल्यू दिया 500 कूलम। क्लियर है? उसके साथ साथ देखिए, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे निकालना आप लोग को आई निकालना, क्या निकालना फ्रेंड्स, आई। तो आई का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी लिखेंगे। अब देखिए क्यू का वैल्यू कितना दिया था, यानी आवेश का वैल्यू दिया 500, और टी 10 मिनट था, तो मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे, यानी कि 5/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है? एम्पियर लिख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित को स्पष्ट करें, किसी तार का प्रतिरोध उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, देखिए प्रतिरोध है, उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। देखिए सबसे हम लोग रेजिस्टेंस का सेकेंड रूल हम जानते हैं, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी फ्रेंड्स इसका कहने का अर्थ ये हुआ, अगर किसी के प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है यानी क्षेत्रफल जो होता है वो घटेगा। क्या होगा, यानी कि घटेगा, यानी उल्टा होता है। तो देखिए बोला किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो इसका ध्यान दिया, अगर किसी तार का प्रतिरोध हम लोग अगर बढ़ाते हैं, अगर किसी तार का प्रतिरोध हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल में कमी आएगी। क्या होगा फ्रेंड्स, कमी आएगी। परहैप्स अगर हम लोग रेजिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होगा, कमी आएगी, लेकिन अगर इसको घटाते हैं तो इसमें ये पॉजिटिव आएगा। ये होता है, यानी कि अगर प्रतिरोध को हम लोग बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल घटेगा, और अगर प्रतिरोध को घटाते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगा। इसका ये आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कोई चालक जो है ना उसकी लंबाई के समानुपाती होती है, और दूसरा जो होता है उसकी लंबाई यानी कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्स होता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर किसी चालक की लंबाई को हम लोग बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो लंबाई भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ?
लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा तो आपको जो ए जो है ना यानी क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। क्लियर हुआ? इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। मैं फिर से बता, अगर देखिए रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो आपको लेंथ भी बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? घटेगा। ये होता है, ठीक है। तो यानी किन किन कारकों पर निर्भर करता है? पहला लंबाई पे निर्भर करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, फिर तापमान पे, फिर पदार्थ की मात्रा पे। ये लिख सकते हैं। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत टोस्टरों, क्या बोल रहा फ्रेंड्स? विद्युत टोस्टरों और विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? सबसे पहले इसका रीजन ये होगा ना कि देखिए धातु जो होता है, धातु एक होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है ना, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। क्लियर है? तो देखिए मिश्र धातु, जो मिश्र धातु का प्रतिरोधकता होता है, यानी प्रतिरोधकता जो होता है मिश्र धातु का, लिख देता हूँ मैं, मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता होता है एक गलनांक, ये दोनों जो होता है गलनांक, ये जो दोनों होता है ना वह धातु के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। क्या होता है? धातु के कंपेरिजन में ज़्यादा, इस वजह से मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत टोस्टरों और विद्युत इस्त्रियों के तापन शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोधकता और गलनांक अधिक होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? अधिक होते हैं। क्लियर है? अब मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए विद्युत जो इस्त्री बनता है, विद्युत इस्त्री बनता है तो यानी इसी नाइक्रोम के तार का बना होता है। किसका बना होता है? यानी कि जो हीटर देखे होंगे लोग, नाइक्रोम का तार बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड्स? नाइक्रोम के तार। अब नाइक्रोम के तार क्या एक मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु यानी कि दो या दो से अधिक इसमें धातु होते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से धातु होते हैं। सबसे पहले देखिए ना से निकेल होता है इसमें, यानी ना से क्या होता है? निकेल हो गया। क्लियर है? क्रोस हो गया क्रोमियम। क्लियर है? मास हो गया मैग्नीज, इसे ध्यान में रखेंगे। और एक होता है लोहा, यानी ये चार आपके धातु इसमें पाए जाते हैं नाइक्रोम के तार में। अब मैं ये लिख देता हूँ कितना कितना प्रतिशत पाया था। सबसे पहले ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 60% तक आपने नाइक्रोम के तार पाए जाते हैं और 26% तक आपका लोहा पाया जाता है। ये दोनों सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, तीन पर्यावरण हितैषी अभ्यास बताएं। फ्रेंड्स जब भी तीन आप लोग ही अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यानी कि राइट 3 इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस, यानी कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए तीन आर हम लोग को, तीन रूल आप लोग को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 3R का यूज कर सकते हैं। 3R, तो पहला देखिए एक होता है री यूज। क्या होता है फ्रेंड्स? री यूज। रिसाइकल, एक लिख सकते हैं रिसाइकल। एक होता है रिफ्यूज। क्या होता है? रिफ्यूज। तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए समझात अंक से आप क्या समझते हैं? समझात अंक क्वेश्चन ये एग्जाम में आप लोगों का फिक्स आएगा इस साल। तो समझात अंक क्या होता है ना, जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे अंक जो उत्पत्ति के आधार पर यानी कि जन्म के आधार पर सेम होता है। यानी कि जन्म के आधार पर क्या रहता है? सेम होता है, यानी कि एक जैसा होता है उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन कार्य के आधार पर जो होता है अलग अलग होता है, यानी डिफरेंस होता है। इसे हम लोग बोलते हैं समझात अंक। इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे। देखिए वे अंग जो उत्पत्ति के आधार पे एक जैसा होता है लेकिन कार्य के आधार पर डिफरेंट होता है, उसे बोलते हैं समझात अंक। उदाहरण बोल रहा, देखिए सबसे पहले मनुष्य का हाथ। देखिए एक लिख सकते हैं इसमें एग्जांपल, मनुष्य का हाथ। ध्यान दीजिएंगे, मनुष्य का फ्रेंड्स हाथ, तो मनुष्य का हाथ और पक्षियों का, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को आप, एक होता है पक्षियों का, पक्षियों का जो पंख होता है दोनों उत्पत्ति के आधार पे सेम होता है, लेकिन मनुष्य का हाथ का क्या कर, मनुष्य का हाथ और पक्षियों का डैना जो होता है उससे बोल रहा है। तो दोनों का उत्पत्ति एक जैसा होता है, लेकिन मनुष्य का हाथ का काम क्या होता है? लिखना, काम करना, खाना खाना, ये सब होता है। लेकिन पंछी के जो डैना होता है यानी जिससे उड़ते हैं, उसका काम क्या होता है? उड़ते उड़ने के लिए। तो ये दोनों अलग हो गया, यानी कार्य के आधार पर सेम थे, लेकिन सॉरी उत्पत्ति के आधार पे सेम थे लेकिन कार्य के आधार पे क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? समझात अंक। क्लियर है? मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। ध्यान सुनिएगा, इसमें उत्पत्ति के आधार पे क्या रहेगा? समान रहेगा। लिख देता हूँ उत्पत्ति के आधार पे समान रहेगा, लेकिन कार्य के आधार पे क्या होगा फ्रेंड्स? डिफरेंट होगा, अलग लिख सकते हैं। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। क्लियर है? उदाहरण क्या लिख सकते हैं? मनुष्य का हाथ और पक्षी का पंख। और एक होता है समरूप अंग। देखिए एक होता है समरूप अंग। तो समरूप अंग अगर एग्जाम में आता है तो कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान दीजिएगा। इसमें केवल एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, तो देखिए इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो समरूप जो अंग होते हैं ना वो इसके डिफरेंट होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। समरूप अंग जो होते हैं कार्य के आधार पे सेम होते हैं लेकिन उत्पत्ति के आधार पे अलग होते हैं। क्लियर है? तो इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं तितली के पंख और पक्षी के पंख। क्लियर है? नेक्स्ट, दोनों का जन्म अलग अलग हुआ है। क्लियर है? लेकिन कार्य क्या? दोनों का उड़ना। नेक्स्ट, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? सबसे पहले देखिए एक होता है पारितंत्र। पारितंत्र में देखो
पारी यानी कि चारों ओर का तंत्र, यानी फ्रेंड्स पारितंत्र होता है ना जैविक और अजैविक घटन के मिश्रण को, यानी फ्रेंड्स जैविक और अजैविक घटन के, लिख देता हूँ मैं, जैविक और अजैविक घटक के सम्मिश्रण को हम लोग बोलते हैं पारितंत्र। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, जैविक घटक किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जैविक घटक उस घटक को कहते हैं जिसमें जीवन होता है, अर्थात जिसमें जीवन होता है उसे बोलते हैं जैविक घटक। जैसे जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सब हो गया आपका क्या, जैविक घटक। क्लियर है। अजैविक घटक उसे कहते हैं जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे वायु, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, ये सब हो जाएंगे अजैविक कारक। और ये दोनों अगर मिल जाते हैं, यानी जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों मिल जाते हैं, तो इसी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं पारितंत्र। क्लियर है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं बगीचा। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बगीचा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अपमार्जक। सबसे पहले अपमार्जक होता है क्या, देखिए अपमार्जक को ही अपघटन कहते हैं। ये ऐसे घटक होते हैं ना जो जैविक घटक, अर्थात सुनिएगा ध्यान से, जो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक के रूप में बदलते हैं, कार्बनिक को अकार्बनिक, लिख देता हूँ मैं, कार्बनिक को अकार्बनिक के रूप में जो बदलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अपमार्जक या फिर अपघटन कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या करते हैं, अपमार्जक क्या करते हैं ना, जितने भी प्रकृति में आपका गंदगी होते हैं, अर्थात जो पॉल्यूटेड पार्ट्स होते हैं उसको हटा देते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों को खा पी के खत्म कर देते हैं, जिसके कारण यह प्राकृतिक सफाई एजेंट का कार्य करता है। क्लियर है। तो ये लिख सकते हैं पारितंत्र में अपमार्जक प्राकृतिक सफाई एजेंट का कार्य करती है। नेक्स्ट, समजातीय श्रेणी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए समजातीय श्रेणी, सम यानी होता है बराबर, जाति यानी कि एक ही श्रृंखला का होना चाहिए, श्रेणी यानी सीरीज। देखिए वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके किसी भी दो कार्बनिक यौगिक के बीच में हमेशा बॉन्ड CH2 का अंतर होता है उसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी, और एटॉमिक मास में इसमें 14 U का अंतर होता है। क्लियर है। ये होता है समजातीय श्रेणी। अब इसका आप लोग के सामने एग्जाम्पल लिखने बोला तो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ अल्केन के लिए, तो देखिए पहला अल्केन का सदस्य क्या होता है, मीथेन। सेकेंड में लिख दीजिए इथेन, और थर्ड में लिख दीजिए क्या, प्रोपेन। अब गौर से देखिएगा, ध्यान से मैं बताता हूँ आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन। देखिए सबसे पहले फ्रेंड देखिए ये दोनों के बीच अंतर हम लोग देखेंगे तो बॉन्ड CH2 का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दो था, देखिएगा अंतर आ जाएगा CH2 का, इसे बोलेंगे समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट, अब आ चुके हैं सेक्शन सी की ओर। तो सेक्शन सी क्या है, देखिए इसे मैं केवल पढ़ूंगा क्योंकि आंसर तो कुछ लंबा हो जाएगा ना। श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। अब देखिए एक समतुल्य प्रतिरोध में परिपथ में 3 प्रतिरोधक को सिद्ध करना, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स RS का फॉर्मूला जो होता है आप लोग ध्यान में रखिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है, इसे सिद्ध करना आप लोगों को। क्लियर है। श्रेणी क्रम संयोजन देखिए इस टाइप से होता है, यानी कि एक ही क्रम में आप लोग का सबका जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान, ध्यान से सुनेगी मेरी बातों को, विद्युत धारा का मान सेम होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। क्लियर है। इसमें विद्युत धारा सेम होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, नहीं तो देखिए क्वेश्चन दिया है, इस सब आप लोग बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कुछ हिंट्स कर देता हूँ। सबसे पहले प्रतिरोध दिया यहाँ पे 5 ओम है, 10 ओम है, 15 20 ओम है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखिएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कर, यानी ऑप्शन नंबर ए बोल रहा फ्रेंड्स, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। सबसे पहले कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग ये देखना चाहेंगे किस क्रम में दिया हुआ है। तो गौर से आप लोग देखिए किस क्रम में दिया हुआ है, 500 क्रम में दिया। तो फ्रेंड्स 500 क्रम का फॉर्मूला यूज करें, क्या होता है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फार्मूला होता है। और हम लोग देखें कुछ भी नहीं करेंगे, देखिए ये फार्मूला पे यूज करेंगे 1/Rp इक्वल टू 1/R1। तो फ्रेंड्स R1 का वैल्यू कितना था, 5 था। R2 का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया हुआ। R3 का वैल्यू 30 दिया। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए LCM आ जाएगा 30, 6 3 प्लस 1 यानी 6 3 9 1 10/30 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए तो 10/30 आ जाएगा, यानी काउंट कीजिए तो 1/3 आ गया। फ्रेंड्स अब RP का अगर वैल्यू निकालना यानी 3 आ गया ना, तो यहाँ पे 3 ओम आ गया। क्लियर है। तो पहला का जो आंसर आ गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया आंसर, 3 ओम। क्लियर हुआ। अब लिख रहा परिपथ में कुल प्रवाहित विद्युत धारा, तो कुल प्रवाहित विद्युत धारा अगर बोलेगा, यानी कि देखिए हम लोग जानते हैं V = क्या होता है IR। ठीक है। अब देखिए इसमें विभवांतर का वैल्यू दिया हुआ था, कितना दिया फ्रेंड्स, देखिए विभवांतर का वैल्यू आप लोग के सामने यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए कितना दिया, 12 वोल्ट दिया। ठीक है। तो हम लोग को निकालना है कुल विद्युत धारा, तो हम लोग जानते हैं V क्या होता है फ्रेंड्स, IR। क्या होता है IR। तो हम लोग को क्या निकालना है इसमें,
विद्युत धारा आई, तो आई का फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V बटा आर। तो V का वैल्यू कितना था, 12 था, और R का वैल्यू कितना लाए थे, 3। तो 3 का टेबल में 12 कितना टाइम्स आया, 4 टाइम्स। तो यानी कि I का जो वैल्यू आया, I का जो वैल्यू आया फ्रेंड्स कितना है, 4 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 4 एम्पियर। क्लियर है, इस प्रकार बना सकते हैं। अब लास्ट में सभी प्रतिरोधक के लिए निकालना है। क्लियर है, तो आप लोग निकाल सकते हैं, मैं एक बता तो कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम लोग R1 के लिए जाएंगे। देखिए पहला के लिए निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले देखिए R1 का वैल्यू कितना दिया था, 5 ओम है, सागर गलत नहीं, पहला में वैल्यू दिया था फ्रेंड्स 5 ओम। तो इसके लिए अगर V1 निकालते हैं तो क्या लिख, देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ का प्रतिरोध निकालना, देखिए I इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई R1 लिखेंगे, V बाई R1। तो V का वैल्यू ऑब्वियसली आप लोग को 12 पता है और R1 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे 2.4 एम्पियर आ गया। क्लियर हुआ। उसी प्रकार I2 निकालेंगे, तो V बाय R2 निकालेंगे। तो V बाय R2 अगर हम लोग निकालते हैं, देखिए V बाय R2, तो V का वैल्यू 12 रहेगा, R2 का वैल्यू कितना था, 10 था, 10 ले दिए, तो यहाँ से कितना है 1.2 एम्पियर। इस प्रकार इसका भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। धातु अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग एक धातु लिख देना है और यहाँ पे एक आप लोग को अधातु लिखना है। क्लियर है। अब देखिए इसके बीच हम आप लोग को आंसर बताता हूँ। पहली बात देखिए, धातु अगर ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है, धातु अगर ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है ना, तो धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। पहला हो गया। जैसे सोडियम अगर ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाती है। अब देखिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति, ध्यान से सुनेंगे, धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है फ्रेंड्स, वह होता है क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। और वही अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय। इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे। क्लियर है। और तो और मैं और बताता हूँ, वे ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है उसे बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब देखिए अंतर बोलना, तो मैं ध्यान से सुनेंगे, धातु अगर ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड। अगर जल से भी क्रिया बना करेगा ना तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। और अगर अम्ल से भी क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर निकालता है। बस इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, पोषी स्तर क्या है। पोषी स्तर क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो पोषी स्तर मैं जानता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए, पोषी स्तर जो होता है खाद्य श्रृंखला का, देखिए ये आहार श्रृंखला का एक चेन होता है। देखिए आहार श्रृंखला के, मैं लिख देता हूँ, किसी खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। विभिन्न चरणों या स्तरों को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, पोषी स्तर कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देना है आहार श्रृंखला का, तो मैं आहार श्रृंखला का जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसे ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सबसे पहले घास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घास। घास के यहाँ पे लिखेंगे बकरी। ठीक है। अब बकरी के बाद मान लीजिए मैं लिखता हूँ मनुष्य। मनुष्य या फिर शेर लिखता हूँ। यहाँ इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा इसमें ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले घास हो गया, ये आपका हो गया फ्रेंड्स उत्पादक। क्या हो गया, उत्पादक। क्लियर है। बकरी जो हो गया ना उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता हो गया। और शेर भी हो गया उपभोक्ता। लेकिन देखिए इसमें ध्यान देखिएगा, बकरी हो गया प्रथम उपभोक्ता और शेर हो गया द्वितीय उपभोक्ता। क्लियर है। अर्थात ये जो चेन जो चर, इसी को बोलेंगे आहार श्रृंखला। क्लियर है। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। इसी में देखिए, तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो पोषी स्तर आप लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं घास ले, देखिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। घास, घास को कौन खाता है फ्रेंड्स, मान लीजिए घास को कीट खाता है। कौन खाता है, कीट। कीट को कौन खाता है, आप लोग बता सकते हैं। बिल्कुल, मान लीजिए कीट को मेढक खा लिया। ठीक है। अब मेढक को कौन खाता है, मान लीजिए कि सांप खा लिया। सांप को कौन खा गया, बाज खा लिया। ठीक है। तो ये सभी चल रहा है जो ना, इसको हम लोग बोले आहार श्रृंखला। क्लियर है। इसे होता है। अब देखिए खाद्य श्रृंखला के लिए एक रूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का नियम, यानी उसमें 10% नियम होता है। मैं वो भी बता देता हूँ, जिसे लिंडमान ने दिया था। लिंडमान ने दिया था। तो देखिए ये होता है नियम लिंडमान का। सबसे पहले जो सबसे निचली पार्ट्स में होता है उसे बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं फ्रेंड, उत्पादक। अब बीच में जो होता है उसे बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। लास्ट में होता है अपघटन। तो देखिए इसमें 10% का रूल फॉलो करता है। क्लियर है। अगर 10% रूल किसने दिया था, तो लिंडमान ने दिया था। इसे ध्यान में रखेंगे। यानी कि कोई भी जो ऊर्जा जो होता है ना, उसका 10% मतलब ऊर्जा यूज करते हैं और 90% ऊर्जा का यूज नहीं करते। ये होता है रूल। ठीक है। और कब दिया था रूल, 1942 में दिया था। इसे ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रभावी लक्षण उस लक्षण को कहते हैं जो फर्स्ट टाइम हमें दिखाई देती है, जिसका इफेक्ट्स होता है, उससे हम लोग बोलते हैं प्रभावी लक्षण। मेंडल द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा बता दूंगा। सबसे पहले याद रखिएगा, मेंडल ने इस लक्षण को बताने के लिए एक मेंडल का
पौधा लिया था जिसे दो भाग में बांटा था, एक बौना पौधा और एक लंबा पौधा। तो बौना पौधा को मान लिया था छोटा टी, लंबे पौधे को कैपिटल टी और स्मॉल पौधे को टी टी मान लिया था। फिर यहाँ पे स्वपरागण कराया गया था, ठीक है। इसमें अनुपात 1:3 आया था, इस प्रकार वो बताया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में पूरे बताऊंगा, कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर बी लेके आऊँगा 2, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।